नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी में, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। यहां आपको मिलेंगी वे कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको नींद नहीं आने देंगी। हर कहानी के पीछे छुपा है एक रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो बंद कर लीजिए अपने कमरे की लाइट्स और तैयार हो जाइए एक अनजानी और भयानक दुनिया में कदम रखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहा जाता है कि प्यार कभी नहीं मरता, वो मरकर भी वापस आता है, भले ही वह प्यार झूठा हो या फिर सच्चा। यह घटना उत्तर प्रदेश के नैनी की रहने वाली महिला निधि और उसके पति सौरभ की है। सौरभ इलाहाबाद के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में इंजीनियर था। शादी के 11 महीने बाद सौरभ का ट्रांसफर इलाहाबाद से नैनी हो गया था। निधि अपने शहर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। नैनी में सौरभ को गवर्नमेंट बंगला अलॉट किया गया था। निधि और सौरभ नैनी स्थित उस बंगलों पर रात को पहुंचे थे। जब वो बंगले पर पहुंचते हैं तो वहां पर लाइट नहीं थी। तो सौरभ निधि से कहता है कि कैसा है तुम्हारा शहर, यहां तो लाइट ही नहीं है। तो निधि कहती है कि इसी सवाल का जवाब मुझे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के इंजीनियर से जानना है। तो सौरभ हंसते हुए सुबह लाइट को ठीक करने की बात कहता है। जब दोनों उस बंगले की ओर बढ़ते हैं तभी निधि को छत पर अंधेरे में 2 चमकीली आंखें दिखती हैं। यह बात वह सौरभ से कहती है तो सौरभ को वहां कुछ नहीं दिखाई देता। सौरभ निधि से कहता है कि वहां कोई नहीं है, वो सब तुम्हारा वहम है। असल में कोई दूसरा दोनों के आने का इंतजार कर रहा था। दोनों जैसे ही उस बंगले के गेट के पास पहुंचते हैं तो अंदर से एक डरावनी शक्ल का आदमी अपने हाथ में लालटेन लिए हुए उनके पास आता है। वह खुद का नाम मॉडर्न टाइप नाम रामू बताता है। वह निधि को घूरे जा रहा था। देखने में रामू भी किसी भूत से कम नहीं लग रहा था। जैसे ही निधि और सौरभ हॉल में पहुंचते हैं तो एक हवा के झोंके से वहां की सारी मोमबत्तियां बुझ जाती है। तभी निधि को अंधेरे में फिर से 2 चमकती हुई आंखें दिखती है तो वह डर जाती है। जब सौरभ देखता है तो उसे वहां कुछ दिखाई नहीं देता है। तभी रामू वहां सौरभ और निधि का सामान लेकर हॉल में पहुंच जाता है। सौरभ उससे अपना बेडरूम दिखाने को कहता है। सौरभ और निधि जब हॉल से अपने बेडरूम के लिए चले जाते हैं तो उनके जाने के निधि जब बेडरूम में जाती है तो सौरभ उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि बाद हॉल के अंधेरे में एक शख्स की काली परछाई दिखती है। निधि, क्या तुम्हें यहां आकर कुछ याद नहीं आया? इस सवाल पर निधि सौरभ को नमे जवाब देती है। तो सौरभ उसे याद दिलाते हुए कहता है कि जब हम नैनी आ रहे थे तो तुमने यहां पहुंचकर कुछ स्पेशल करने की बात कही थी। निधि मुस्कुराते हुए फिर से सौरभ को न कहती है। सौरभ निधि को अपनी बाहों में भरकर अपनी ओर खींचता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। सौरभ रात को स्पेशल बनाने के लिए निधि को बेड पर खींच ले जाता है। दोनों एक दूसरे के करीब होकर प्यार करके अपनी रात को यादगार बना ही रहे थे कि तभी रंग में भंग डालने के लिए एक एक्टिविटी होती है। किसी ने उनके बेडरूम के गेट को बाहर से नॉक किया। सौरभ गेट को खोलकर बाहर देखता है तो वहां कोई नहीं था। तो सौरभ को लगा कि शायद ये आवाज हवा की वजह से आई होगी। जब वह वापस निधि पास जाता है तो देखता है कि निधि काफी डर चुकी थी। सौरभ निधि को देखकर उसे सोने के लिए बोलता है और खुद सोने लगता है, लेकिन निधि को डर की वजह से नींद नहीं आ रही थी। कुछ समय बाद निधि को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी जो उसके बेडरूम की तरफ बढ़ रहे थे। निधि डर कर बैठ गई और सौरभ को जगाने की कोशिश करने लगी। सफर के दौरान हुई थकान की वजह से सौरभ नहीं जागा। जब सौरभ नहीं जागा तो निधि खुद गेट की तरफ बढ़ी और गेट को जल्दी से खोलकर बाहर देखने लगी, लेकिन उसे वहां कोई भी नहीं दिखा। बाहर जरूर कोई है, यह सोचकर निधि ने अपने रूम से एक लैंप लिया और रूम के बाहर देखने चली गई। बाहर अंधेरे के सिवाय कुछ भी नहीं था। तभी अचानक से नीचे हॉल में रखे रेडियो पर एक सॉन्ग प्ले हो गया। निधि हाथ में लालटेन लिए धीरे धीरे डरते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। निधि ने नीचे हॉल में जाकर देखा तो चारों ओर अंधेरा था। उसे सॉन्ग के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। डर से उसकी बुरी हालत हो चुकी थी।
ध्यान से देखने पर निधि को उस हॉल में सामने टेबल पर रेडियो दिखा। तब उसे यकीन हुआ कि ये सोंग बजने की आवाज इस रेडियो से आ रही है। सब उस चौकीदार रामू का किया धरा होगा, ये सोचकर निधि का डर कम हुआ। निधि ने रेडियो को ऑफ कर पास रखी चेयर पर आराम से बैठ गई। तभी कुछ देर बाद उसे उस हॉल से किसी इंसान के गुनगुना की आवाज सुनाई दी, जिससे निधि घबरा गई। उसने खड़े होकर डरते हुए हॉल के चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिख रहा। उसने आवाज लगाई, कौन है? क्या रामू, ये सब तुम कर रहे हो? हॉल से किसी का जवाब न सुनकर निधि का डर बढ़ता जा रहा था कि तभी टेबल पर रखी लालटेन बुझ गई। निधि डरते हुए बाहर का गेट खोलती है तो उसे पीछे से धक्का लगता है और वह जमीन पर गिर पड़ती है। जब वह पलटती है तो उसके ऊपर एक मरे हुए शख्स का प्रेत था, बिल्कुल उसके करीब, जिसका चेहरा बहुत ही डरावना था। वह निधि से कहता है कि वह भूल गई क्या? यह गाना वो उसके लिए ही गाया करता था। इसके आगे वह शैतान निधि से कहता है, सच्चे प्यार को कोई नहीं रोक सकता, मौत भी नहीं। याद है आज के दिन से 10 बाद क्या हुआ था, याद करो उसे। निधि डर की वजह से बेहोश हो गई। सुबह निधि खुद को बेड पर पाती है। उसके सामने सौरभ बैठा हुआ था। निधि सौरभ को रात वाली बात बताती है तो सौरभ कहता है कि यह सब थकान की वजह से हुआ होगा, आगे से अपना ख्याल रखना। सौरभ ड्यूटी के लिए निकल जाता है। सौरभ के जाने के बाद निधि को कुछ याद आता है तो वो अपने पर्स से ढूंढकर एक लॉकेट निकालती है, जिसमें उसके साथ एक लड़के की फोटो लगी हुई थी। तभी उसके रूम का गेट अपने आप खुल जाता है। निधि को महसूस होता है कि पीछे से कोई उसे छू रहा है। तभी एक अदृश्य साया निधि के शरीर को दबाने लगता है। निधि उस लॉकेट को वहीं फेंककर उस रूम से भाग गई। जब निधि हॉल में होती है तब वह बहुत डरी हुई थी। तभी उस हॉल में रखा लैंडलाइन की घंटी बज उठी, जिसे सुनकर पहले से ही डरी निधि कांप उठी। निधि ने डरते हुए फोन को उठाया तो उसे फोन में वही रात वाला गाना सुना, जिससे डरकर निधि ने फोन को रख दिया। तभी वहां रामू की अचानक हुई एंट्री से निधि डर गई, जो पहले से ही काफी डरी हुई थी। वक्त निधि को रामू से एक डरावना सच पता चला। निधि जिस लैंडलाइन से बात कर रही थी वो कई दिनों से बेकार पड़ा हुआ था। उसी शाम निधि बाहर टब में नहाते समय उसके साथ घटी डरावनी घटनाओं के बारे में सोच रही थी कि तभी वह शैतानी प्रेत उस पर हमला करता है। वह शैतान उसका गला दबा देता है, जिससे निधि चीखने लगती है। जब सौरभ निधि को बाहर से आवाज लगाता है तो वह प्रेत गायब हो जाता है। निधि रोते हुए बाथरूम से बाहर आती है और सौरभ से कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, और इतना कहकर वो बेहोश हो गई। उसी रात एक अदृश्य शैतानी साया सौरभ और निधि के बेडरूम की ओर बढ़ता है। वह कोई और नहीं बल्कि वही बलात्कारी प्रेत था जो वहां निधि के लिए आया था। वह निधि से बदला लेना चाहता था। वह प्रेत निधि के पास जाकर उसकी रजाई को हटा देता है और वह निधि के बेहद करीब जाकर उसको घूरता है। जब वह प्रेत अपनी जीभ से निधि की गर्दन को छूता है तो निधि जाग जाती है। उस प्रेत को देखकर निधि डर जाती है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। वह अपने बगल में सो रहे सौरभ को भी नहीं जगा सकती थी। उसके बस में छटपटाने के सिवा कुछ नहीं। तभी सौरभ जाग जाता है और निधि की हालत देख वह उसे जगाने लगता है। जब निधि को होश आता है तो वह सौरभ से लिपट कर रोने लगती है। उसी समय वह प्रेत निधि से कहता है कि अगर अपने पति को जिंदा देखना चाहती है तो उसे कुछ मत बताना। अगले दिन सौरभ निधि को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां डॉक्टर निधि को स्लीप पैरालिसिस नाम की बीमारी बताता है और कहता है कि इस बीमारी का इलाज है। जब सौरभ के बॉस और उसका दोस्त उसके घर खाना खाने आते हैं तो खाने में खून देखकर वो सौरभ पर भड़क जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। ये सब उस प्रेत का किया कराया था। जब निधि दुखी होकर अपने रूम में जाकर रोने लगती है तो उसे वहां फिर वही हंसी सुनाई देती। वह प्रेत निधि से कहता है कि सौरभ तुम्हें पागल समझकर घर से निकाले, उससे पहले तुम खुदकुशी कर लो और मेरे पास आ जाओ, जैसा कि तुमने मुझसे वादा किया था। तब निधि कहती है कि मैं कुछ नहीं करूंगी, तुम भाड़ में जाओ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इतना सुनकर वह शैतान निधि को धक्का देकर उसे बेड पर गिरा देता है और उसके हाथ जकड़ देता है। वह निधि के कपड़े हटाने लगता है।
निधि उस प्रेत के आगे बेबस और लाचार थी। वह प्रेत उसके साथ वो सब कर रहा था जो वो मरने से पहले नहीं कर सका था। सौरभ जब कमरे में पहुंचता है तो वह निधि को बेहोश और खराब हालत में पाता है। सौरभ को निधि के हाथ पर 12 फरवरी लिखा दिखा, जो उसकी समझ में नहीं आया। जब निधि को होश आता है तो वह सौरभ को बताती है कि ये सब आत्मा ने किया है। जब सौरभ ने कहा कि ये उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया, तब निधि ने बताया कि अगर वो ऐसा करती तो वो आत्मा सौरभ को मार देती। सौरभ निधि से 12 फरवरी का राज पूछता है, जो अगले दिन थी। तब निधि सौरभ से कहती है कि वो शादी से पहले विवेक नाम के लड़के से प्यार करती थी। वो दूसरी जाति का था, इसलिए घर वाले शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों ने इस जन्म में न सही मरने के बाद एक साथ रहने का वादा किया और दोनों ने एक साथ बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या करने की प्लान बनाया। विवेक बिल्डिंग से कूद गया, लेकिन निधि डर के वजह से नहीं कूदी। विवेक मर चुका था। उस दिन 12 फरवरी थी। अब वह ठीक 1 साल बाद अपना बदला लेने के लिए वापस आ गया था। सौरभ ने निधि को कुछ न होने का भरोसा दिया। अगले दिन सौरभ निधि को तांत्रिक के पास ले जाने के लिए उसके कमरे में जाता है, तो निधि उसे वहां से जाने के लिए कहती है। वो कहती है कि वो आत्मा बहुत ताकतवर है, वो सबको मार देगी। वो उसे छोड़कर चला जाए, लेकिन सौरभ उससे वादा करता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। तभी रूम की लाइट चली जाती है और निधि सौरभ पर चाकू से हमला करती है, क्योंकि अब वह उस शैतानी आत्मा के काबू में थी। सौरभ को चाकू के हमले से घायल करके निधि वहां से भाग जाती है। सौरभ अपने घाव पर कपड़ा बांध निधि को हॉल में ढूंढने लगता है। तभी निधि पीछे आकर उससे कहती है, क्यों इतना तड़प रहा है, मर क्यों नहीं जाता। इतना कहकर निधि सौरभ पर हमला करती है कि तभी वहां पर रामू तांत्रिक को लेकर पहुंच जाता है। तांत्रिक को देखकर निधि वहां से भाग जाती है। तांत्रिक सौरभ से कहता है कि तुम्हारी पत्नी आत्मा के बस में है और वो उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाएगी। आज रात के 12 बजे तक उस आत्मा को रोका नहीं गया तो कल 12 फरवरी है, तब वह आत्मा बहुत ताकतवर हो जाएगी। फिर उस आत्मा को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। सौरभ निधि को लेने के लिए उसके रूम में जाता है तो निधि को धक्का देकर भागने लगती है। तभी उसके सामने रामू आ जाता है। वह आत्मा रामू से कहती है कि निधि मेरी है, उसे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, और वह रामू की गर्दन पकड़ लेती है। तभी सौरभ निधि के सर पर डंडे से वार करता है, जिससे निधि बेहोश हो जाती है। निधि को रस्सियों से बांधकर तांत्रिक के सामने लाया जाता है। तांत्रिक अभिमंत्रित जल निधि पर छिड़कता है तो वो चीखने लगती है, लेकिन बाद में उस अभिमंत्रित जल का उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तांत्रिक सौरभ से कहता है कि उस आत्मा की कोई ऐसी चीज है जो उसे तुम्हारी पत्नी से जोड़े हुए है। जब तक उसे नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक इस आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सौरभ उस चीज को ढूंढने के लिए रूम में जाता है। वह उस चीज को ड्रॉयर, बेड और निधि के पर्स में ढूंढने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। अब सौरभ के पास केवल 2 ही मिनट का समय बचा हुआ था, जिससे वह निधि को बचा सकता था। तभी सौरभ के घाव में तेज दर्द होता है और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय उसकी नजर बेड के नीचे पड़े लॉकेट पर गई। सौरभ ने उस लॉकेट को उठाया और देखा तो उसमें निधि और विवेक की फोटो थी। सौरभ को सब समझ में आ गया था कि यह वही चीज है जो विवेक को निधि से जोड़े हुए है। इस बात का पता आत्मा को चल गया तो निधि रस्सियों को खोलकर सौरभ को मारने के लिए आने लगी। उसे रामू और तांत्रिक भी नहीं रोक सके। जैसे ही निधि कमरे में पहुंची तो सौरभ ने डंडे से उस लॉकेट को तोड़ दिया। निधि चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी। अब वह उस आत्मा से हमेशा के लिए आजाद हो चुकी थी। तो यहां खत्म होती है आज की पहली कहानी। चलिए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। उस सुनसान अंधेरी सड़क के किनारे पर एक कार खड़ी हुई थी और बाहर 5 लोग बेचैन से खड़े हुए किसी गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी सामने से एक ट्रक आता दिखाई दिया तो उन्होंने हाथ हिलाकर उस ट्रक को रुकने का इशारा किया। ट्रक बिल्कुल पास आकर रुक गया और खिड़की की तरफ बैठे व्यक्ति ने सिर बाहर निकालकर पूछा, क्या हुआ? हमारी कार खराब हो गई है, क्या तुम हमें लिफ्ट दे दोगे?
उनमें से एक आदमी ने पूछा, कहाँ जाना है? उधमपुर। तो चलो बैठ जाओ, हम भी वहीं जा रहे हैं। उस व्यक्ति ने उन्हें ट्रक में बैठने का इशारा किया और वे पांचों जल्दी से कार लॉक कर ट्रक पर चढ़ गए। अब माफ करना भाइयों, बैठने में जगह की थोड़ी दिक्कत होगी, जैसे तैसे बस फिट हो जाओ, 3 घंटों की ही बात है। ड्राइवर ने मेहमान नवाजी करते हुए क्षमा मांगी। अरे नहीं भाई, तुमने लिफ्ट दे दी यही गनीमत है, वरना सारी रात यही सड़क पर कट जाती और उधर घर वाले घर पर बैठे चिंता करते रहते। उनमें से सबसे उम्रदराज व्यक्ति बोला, मेरा नाम गुल्लू है और यह है शेखर भाई। अच्छा, आप सब कहां से आ रहे हैं? गुल्लू ने पूछा। एक शादी से लौट रहे हैं कि अचानक ये मुसीबत आन पड़ी। घर पर कहकर आए थे कि 11 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन 2 बज गए हैं और हम अभी तक यहीं पड़े हुए हैं। उस आदमी ने उत्तर दिया। गुल्लू, तो फोन क्यों नहीं कर दिया? नेटवर्क ही नहीं है यहां। ही गुल्लू की नजर अपने मोबाइल पर चली गई। देखा तो सच में नेटवर्क के सारे बार गायब थे। मोबाइल से नजर हटाकर उसने फिर पूछा, 11 बजे से अब तक कोई गाड़ी नहीं गुजरी यहां से? असल में आगे पहाड़ी रास्ता बहुत खराब है, इसलिए अमूमन रात को 9 बजे के बाद गाड़ियां कम ही चलती है। आपको पता नहीं है क्या? इस रूट में पहली बार आए हैं? दूसरे व्यक्ति ने पूछा। हां, दरअसल पहली बार ही आए हैं। एक साहब का यहां ट्रांसफर हुआ है, उन्हीं का सामान पहुंचाने आए हैं, शेखर ने उत्तर दिया। मैं तो उस्ताद से इतनी रात को नए रूट पर आने से मना ही कर रहा था, पर उस्ताद किसी की सुनते थोड़े ही है। गुल्लू ने नकली गुस्सा दिखाया। अच्छा ही हुआ जो इन्होंने तुम्हारी बात नहीं मानी, वरना आज हमारा क्या होता? तीसरे व्यक्ति ने हंसकर कहा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, चलो हमारी वजह से आपका भला हो गया। शेखर ने उसकी ओर देखकर उससे सहमति व्यक्त की और फिर वापस सामने देखते हुए ट्रक चलाने लगा। उस्ताद, आपको इतनी रात को पहाड़ी रास्ते पर नहीं निकलना चाहिए था। गुल्लू ने ट्रक की खिड़की से गर्दन बाहर निकालकर चारों तरफ फैला अंधेरा टटोलते हुए शेखर से कहा। अरे तो क्या हुआ? मुझे तो लगता है कि मैंने ठीक ही किया। देख, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, आराम से चलाते हुए सुबह तक पहुंच जाएंगे। इस रूट पर 9 बजे बाद कोई भी बस ट्रक नहीं चलते हैं, तो कोई ढाबा होटल भी नहीं खुला हुआ है। अब रात को 2 बजे यहां पहाड़ी इलाके में कहां ढाबा होटल खुले मिलेंगे? एक यात्री ने शेखर के बदले का उत्तर दिया। हमारे लिए तो एकांत रास्ता ही बढ़िया है, और रही अकेलेपन की बात तो अब अपने पास वहीं तक की सवारियां भी है। शेखर ने नींद से भरी हुई लाल आंखें उन सहयात्रियों की तरफ घुमाई। आप भी उस्ताद बस गजब हो। यह तो अच्छा हुआ कि इतने सारे इंसान एक साथ मिल गए। अब रास्ते की भी कोई चिंता नहीं और सफर भी मजे से कट जाएगा। गुल्लू ने चहकते हुए कहा। भाई बस थोड़ा संभल कर चलाना, आगे रास्ता बेहद खराब है। पहले उम्रदराज व्यक्ति ने बात बीच में काटकर शेखर को सावधान किया। अगर ऐतराज ना हो तो इस रास्ते पर तुम्हारा ट्रक में चला दूं। क्यों चंद्रमोहन जी, क्या कहते हैं? तीसरा व्यक्ति बोला। क्या बात करते हैं साहब, आप ट्रक चलाएंगे? शेखर हंसा। असल में मेरा ट्रांसपोर्ट का ही काम है, इसलिए ट्रकों से वास्ता पड़ता रहता है और अपने शौकत के चलते जब मौका मिलता है ट्रक पर हाथ साफ करता रहता हूं। आगे रास्ता बहुत खराब है और मैंने यहां कई दफा ट्रक चलाया भी है। अगर मैं चलाता हूं तो तुमको भी कुछ देर का आराम मिल जाएगा और हम भी निश्चिंत रहेंगे। उसकी इस बात पर शेष चारों यात्रियों ने हामी भरी। शेखर ने बड़ी फुर्ती से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसने ट्रक रोककर कहा, ये लीजिए, चला लीजिए। अब आज मैं अपने ट्रक पर मुसाफिर बनकर बैठता हूं। शेखर और उस यात्री ने अपनी जगह बदल ली और ट्रक फिर चल पड़ा। वाह, आप तो बहुत बढ़िया ट्रक चलाते हैं। शेखर ने अपनी लाल लाल आंखें मटकाकर उसकी तारीफ की। धन्यवाद, तुम्हारी आंखें देखकर लगता है कि तुम्हें बड़ी जोरों की नींद आ रही है। ऐसा करो, तुम तब तक थोड़ा सो जाओ, उस यात्री ने सुझाया। अरे नहीं साहब, नींद नहीं आ रही है, मेरी आंखें ऐसी ही लाल रहती हैं, इनकी चिंता मत कीजिए। बस ऐसे ही बातें करते करते सफर तमाम हो जाएगा, शेखर ने उत्तर दिया। अब तुम अगर ठीक समझो तो कुछ बढ़िया से किस्से कहानियां सुनाते जाओ, जिससे सफर मजे से कट जाए। वैसे भी ट्रक ड्राइवरों के पास तो बहुत सारे संस्मरण हुआ करते हैं, उसने शेखर की ओर मुखातिब होकर कहा। शेखर कुछ कहता, इससे पहले गुल्लू बोल पड़ा। अरे उस्ताद के पास तो किस्सों का पूरा खजाना है,
बस आपके पास सुनने की हिम्मत होनी चाहिए, क्यों उस्ताद? कहते हुए गुल्लू ने शेखर को आंख मारी। अरे गुल्लू, ये सब शहरी बाबू लोग हैं, भूत वूत की बातों से बेमतलब डर जाएंगे। शेखर शेखी बघाड़ते हुए बोला। किसने कहा हम डर जाएंगे? तुम सुनाओ तो सही। चौथा यात्री, जो अब तक चुपचाप बैठा था, उत्तेजित होकर बोल पड़ा। ठीक है, तो मैं एक किस्सा सुनाता हूं। कहते हुए शेखर ने भुतहा कहानी के अनुरूप भय से भरी मुख मुद्रा बनाते हुए किस्सा सुनाना शुरू किया। मेरे ननिहाल की एक बहुत पुरानी सच्ची घटना है। मेरे नाना जी गांव में ठेकेदारी करते थे। काम के सिलसिले में उनका रात बिरात घर आना होता रहता था। उस दिन भी वह रात को घर लौट रहे थे। उनके साथ उनका एक मजदूर गिरधारी भी था। सड़क के रास्ते से घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी, यह सोचकर दोनों लोग जंगल वाले छोटे रास्ते से आने लगे। अभी जंगल में घुसे ही थे कि पीछे से किसी ने आवाज दी। अरे महाराज, जरा रुकना तो, मैं भी आ रहा हूं। आवाज सुनकर वह पीछे मुड़े तो देखा कि उनका एक हमउम्र आदमी हांफता हुआ तेजी से उनकी ओर चला आ रहा था। पास आकर उसने कहा, चलो, अच्छा हुआ जो आप मिल गए। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही थी कि अकेले घर कैसे जाऊंगा। सच बोलूं तो मां कसम बहुत डर लग रहा था। नाना जी ने कहा, साथ मिलने की बात तो ठीक है, पर मुझे डर बिल्कुल नहीं लगता। भूतों से भी नहीं? उस आदमी ने पूछा। अरे नहीं, मैं भूत वूत से नहीं डरता। हां, जानवरों से जरूर डर लगता है। मुझे तो बस भूतों से ही डर लगता है, पर अच्छा है कि आप नहीं डरते। वैसे किस गांव से हैं? परिचय होने पर पता चला कि वह नाना जी के पास के ही गांव में अपने रिश्तेदार के घर जा रहा है। रास्ते में चलते चलते जब वे लोग थक गए तो उन्होंने वहीं जंगल में रुककर घंटा 2 घंटा आराम कर फिर आगे चलने का फैसला किया और एक सही जगह देखकर आग जलाई और उसके पास बैठ गए। जब थोड़ी देर में आग हल्की पड़ने लगी तो उस तीसरे आदमी ने उनसे कहा, मैं कुछ लकड़ियां ले आता हूं। अच्छा बताओ, हड़ लाऊं या खून लाऊं? ये हड़खून क्या होता है? एक यात्री ने कहानी को बीच में रोककर शेखर से पूछा। हमारी कुमायूनी बोली में हड़ बड़े को और खून छोटे को कहते हैं। हां, तो उसने पूछा, हड़ लाऊं या खून लाऊं? शेखर ने कहानी आगे बढ़ाई। मेरे नाना जी ने कहा, अभी तो चलने में कुछ देर है, ऐसा करो, हड़ ले आओ। ठीक है, कहते हुए वह उठा और वहां से चला गया। महाराज, कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है कि कहां तो जंगल के डर से यह हमारे साथ रुका है, कहां बिना डर जंगल में लकड़ी लेने अकेले चला गया? गिरधारी ने नाना जी से पूछा। लग तो रहा है, मुझे भी पता नहीं क्यों उसके पास आते ही पूरे शरीर में बरबराहट हो रही है। आपके शरीर में देवता आता है ना? गिरधारी ने पूछा। हां, तब तो फिक्र की कोई बात ही नहीं हुई। देवता के सामने क्या कर लेगा, देखते हैं क्या करता है। तब तक वह आदमी सामने से आता दिखाई दिया। नजदीक आकर बोला, ये लो महाराज हड़। और कहते हुए उसने बड़े वयस्क इंसान की पूरी टांग की हड्डी उनके सामने फेंक दी। उसे देखकर गिरधारी तो उछलकर नाना जी की गोद में ही जा बैठा। यह सब देख नाना जी ने उसे जोर से डांटा। क्या मजाक लगा रखा है? ये क्या लेकर आए हो? नाना जी की बात सुनकर उसने नीचे देखा और फिर चौंक कर माफी मांगने लगा। ये क्या है? माफ करना महाराज, पास में ही मुर्दा घाट है, वहीं से इसे अंधेरे में लकड़ी समझकर उठा लाया। भाई माफ करना। कहते हुए उसने हड्डी उठाई और एक तरफ फेंक दी और बोला, मैं दूसरी लकड़ी ले आता हूं। नहीं, रहने दो, आग थोड़ी देर और चल जाएगी। अब थोड़ी देर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। और वे लोग आग के किनारे वहीं जमीन पर सो गए। थोड़ी देर बाद नाना जी की नींद अह जैसी आवाज सुनकर टूट गई। उन्हें लगा शायद कोई जानवर आ गया है। यही सोचकर वे फुर्ती से उठे और उन्होंने चारों नजर दौड़ाई तो देखते हैं कि वह आदमी गिरधारी के सीने पर बैठा हुआ उसका गला दबा रहा था। उसके बाल आसमान की तरफ खड़े हुए थे, आंखें बड़ी बड़ी होकर बाहर निकली थीं। 2 बड़े बड़े दांत होठों से बाहर की ओर निकल रहे थे और बेचारा गिरधारी बेबस लेटा हुआ दम घुटने की वजह से अक की आवाज निकाल रहा था। यह सब देखकर नाना जी के शरीर पर जगन्नाथ देवता आ गए और वह जाकर उस भूत से भिड़ गए। फिर उसकी ऐसी जोरदार पिटाई की कि भूत हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। जैसे जैसे पिटाई उस भूत को लगती
वैसे वैसे गिरधारी ठीक होता जाता, और जब वह ठीक होकर बैठ गया तब जगन्नाथ देवता ने भूत को जाने दिया। बस कहानी खत्म भी हो गई। यह कोई इतनी खतरनाक कहानी तो नहीं है। दूसरे यात्री ने शेखर की कहानी खत्म होने पर प्रतिक्रिया दी। आपको कहानी डरावनी नहीं लगी? गुल्लू ने उससे प्रश्न किया। नहीं, लगभग सभी यात्रियों ने एक स्वर में उत्तर दिया। पता नहीं, फिर जब मैंने यह कहानी पहली बार सुनी थी तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। अब इसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं था। इससे खतरनाक कहानियां तो हम जानते हैं। कोई दूसरी बढ़िया वाली कहानी सुनाओ। पहले बुजुर्ग यात्री ने शेखर से फरमाइश की। शेखर को उसका ऐसा कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो किस्सा उसने अभी अभी सुनाया था वह उसको याद सभी किस्सों में उसका सबसे डरावना किस्सा था। जब उन सबको वही खतरनाक नहीं लगा तो आगे कुछ सुनाना अपनी ही बेइज्जती कराना होता। अतः यह कहकर कि अब गुल्लू कोई कहानी सुनाएगा, शेखर ने कहानी कस्से सुनाने की जिम्मेदारी गुल्लू पर डाल दी। और उधर गुल्लू किस्सा याद कर उसे सुनाने को बिल्कुल तैयार बैठा था। उसे जैसे ही शेखर की ओर से हरी झंडी मिली, उसने पूरे उत्साह से किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। किस्सा हमारे गांव का है। हमारे गांव में 2 लोहार गिरुआ और चमुआ खुरपी कुदाल वगैरह देने दूसरे गांव जा रहे थे। जाते जाते बहुत रात हो गई। वे बहुत थक गए थे और उन्हें बहुत जोर की भूख भी लगाई थी। रास्ते में सरसों के खेत के बगल में एक घर देखकर उन्होंने सोचा कि यहीं पर कुछ खा पीकर आगे चलते हैं। बस यही सोचकर दोनों उस घर के सामने खड़े होकर आवाज देने लगे, अरे कोई है भीतर? उनकी आवाज सुनकर किसी ने अंदर से उत्तर दिया, हाँ मैं हूं यहां, अंदर आ जाओ। जब दोनों अंदर गए तो क्या देखते हैं कि एक कमजोर सा आदमी बिस्तर पर पड़े पड़े उनसे बोल रहा है। उन्होंने उससे पूछा, दद्दा पार गांव जाने को निकले हैं। चलते चलते बहुत रात हो गई है, थक गए हैं और भूख भी लग गई है। अगर आप कहो तो थोड़ी देर आपके घर पर रुक कर सुस्ता ले और 2-2 रोटी सेक ले। हाँ आ जाओ, वह सामने रसोई है। गरीब आदमी का घर ठहरा, एक ही कमरे में सब कुछ है। अरे तो हम कौन से लाट साहब हैं? आप हमें अपने घर में आसरा दे रहे हो, यही बहुत बड़ी बात हुई। कहते हुए दोनों हाथ धोकर रसोई बनाने बैठ गए। और दद्दा स्वास्थ्य खराब है क्या? चमुआ ने पूछा। हाँ, अब बस जिंदा लाश ही समझो, उसने लेटे लेटे उत्तर दिया। ऐसा ना कहो दद्दा, हम तो कहेंगे अच्छे लोगों को तो 1000 साल तक जीना चाहिए। वैसे ही पूछ रहा हूं कि क्या आपसे बैठा नहीं जाता? चमुआ ने पूछा। नहीं भाई, अब बस ऐसे ही रहना है। तो आपका सारा काम कौन करता है? अरे सुबह तक तो मैं खुद ही कर लेता था, पर अब बिल्कुल नहीं उठा जा रहा है। क्या आज ही तबीयत ज्यादा खराब हुई है दद्दा? गिरुआ ने रोटी तवे पर डालते हुए पूछा। हाँ ऐसा ही समझ लो। ऐसा करते हैं, गांव पहुंचते ही हम वैद्य जी को आपके बारे में बता देंगे। वो आकर आपकी दवा दारू कर जाएंगे, गिरुआ बोला। उस आदमी ने थोड़ा सा सिर हिलाकर हामी भरी। तब तक रोटियां भी सिक चुकी थीं, प्याज भी कट चुका था, बस नमक कहीं नहीं मिल रहा था। अतः चमुआ ने पूछा, दद्दा नमक नहीं दिख रहा? वो ऊपर अटारी पर है, मैं दे देता हूं। कहते हुए उसने वहीं से हाथ लंबा किया और ऊपर अटारी से नमक निकालकर उनके आगे रख दिया। अब दोनों की हालत खराब, भला किसी का हाथ 5-6 मीटर लंबा कैसे हो सकता है? अब उनको समझ में आया कि दरअसल वो भूत के शिकंजे में फंस चुके हैं। चमुआ तो बस बेहोश ही होने वाला था, पर गिरुआ ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसके कान में कुछ बोला। फिर वो दोनों सामान्य होने का नाटक करते हुए रोटी खाने लगे कि तभी चमुआ उठा और पेशाब जाने की कहकर बाहर निकल गया। जब बहुत देर तक वह वापस नहीं आया तो गिरुआ बोला, अभी तक लौट कर नहीं आया, कहीं उसे बाघ तो नहीं खा गया? मैं जरा चमुआ को देख कर आता हूं। कहते हुए गिरुआ बाहर निकला और सिर पर पैर रखकर सरसों के खेतों से होता हुआ गांव की तरफ भागा। थोड़ा आगे आ, उसे उसका इंतजार करते हुए मिला। गिरुआ ने बिना रुके उससे कहा, भाग चमुआ, वह पीछे आता होगा। चमुआ ने पीछे देखा और चीखा, गिरुआ वह आ रहा है, भागो। कहते हुए दोनों सरपट भागने लगे और पीछे पीछे भूत घिसटता हुआ चला आ रहा था। किसी तरह भागते भागते वो गांव पहुंचे और सारी कहानी गांव वालों को सुनाई। गांव वाले उन पर हंसने लगे।
किसी ने कहा, अरे वह तो जगदीश का मकान है, वह तो भला चंगा था, मैं उससे कल ही तो मिला था। अब हम झूठ क्यों बोलेंगे? सरसों के खेतों दौड़ते हुए किसी तरह अपनी जान बचाकर यहां पहुंचे हैं। गिरुआ ने कहा, अच्छा तो आप लोग खुद ही चलकर देख लो। गिरुआ ने उन सबको चुनौती दी। चलो, गांव वालों ने कहा, और टॉर्च लेकर जगदीश के घर की ओर रवाना हुए। उसके घर जाकर देखते हैं कि खाट पर जगदीश की लाश पड़ी हुई थी और उसके शरीर पर जगह जगह सरसों के फूल चिपके हुए थे। उन्हें देखकर उन सबको गिरुआ, छमुआ की बातों पर भरोसा हुआ और उन्होंने फटाफट जगदीश को मुर्दा घाट ले जाकर फूंका और उसका किस्सा खत्म किया। भूत तक तो ठीक है, पर एक मुर्दा भला कैसे चल सकता है? पहले यात्री ने गुल्लू के कस्से का उपहास करते हुए प्रश्न पूछा। गुल्लू ने ताव खाते हुए उत्तर दिया, हमारे यहां मानते हैं कि कभी कभी मुर्दे उठ भी जाते हैं, इसीलिए मरने के बाद फूंकने तक लाश को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। अगर घाट सुबह को ले जाना है तो रात को सारा घर एक साथ नहीं सोता, कोई न कोई लाश के सामने बैठता ही है। यह मान्यता तो हो सकती है, सच्चाई हरगिज नहीं। जब आप लोगों को कुछ मानना ही नहीं है तो फिर कस्से सुनाकर फायदा ही क्या है? गुल्लू बुरा सा मुंह बनाकर बोला, अब तुम कहानी ही बच्चों वाली सुना रहे हो। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसे सुनकर तुम्हारे सच में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हुए बुजुर्ग वाले यात्री ने किस्सा सुनाने का मन बनाया ही था कि ट्रक चलाने वाले आदमी ने उसे टोका। कहां से सुनाओगे? घर आ गया है, अब उतरने की तैयारी करो। कहते हुए उसने ट्रक रोक दिया। अरे अजय जी, इतनी जल्दी घर आ गया, पता ही नहीं चला। भले ही तुम्हारे किस्सों से डर न लगा हो, पर समय बहुत अच्छा बीत गया। तीसरे यात्री ने शेखर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। शेखर उसका हाथ लगते ही एकदम उछल सा गया। इस पर उस यात्री ने चुटकी ली। ये लो, किस्से सुनाने वाले का तो खुद डर के मारे बुरा हाल हुआ पड़ा है। शेखर कुछ खिसिया सा गया, फिर संभलते हुए बोला, आपने अचानक हाथ रखा इसलिए मैं चौंक गया था। अच्छा, अब मैं अपनी ड्राइविंग सीट पर आ जाता हूं। ठीक है, आ जाओ, मैं यहीं से नीचे उतर जाता हूं। अच्छा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारी वजह से हम घर पहुंच पाए। कहता हुआ वह सड़क पर उतर गया। अभी तो बस्ती दूर है, शेखर ने सीट पर बैठते हुए कहा। हमें बस्ती नहीं जाना है, हमारा गांव तो सड़क के नीचे की ओर है, शॉर्टकट से निकल जाते हैं। गाड़ी होती तो लॉन्ग रूट से जाना पड़ता। बुजुर्ग आदमी ने ट्रक से उतरते हुए उत्तर दिया और फिर वे सभी शेखर और गुल्लू को धन्यवाद देकर सड़क से नीचे उतरे और अंधेरे में गुम हो गए। उस्ताद, प्रैक्टिस भी गजब की चीज होती है। क्या धड़ल्ले से अंधेरे में उतरकर सीधा चले गए हैं, है ना? वही तो बात होती है। वैसे वह आदमी ट्रक भी बहुत बढ़िया चला रहा था। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते का पता ही नहीं चला। भले लोग थे बेचारे, हम भी तो अच्छे लोग हैं। उन्हें लिफ्ट न देते तो अभी वहीं रास्ते में खड़े होते। यहां तो 5 बजे भी कोई गाड़ी आती नहीं दिखाई दे रही। अरे वाह, चलो गनीमत है कि वो सामने आगे एक चेक पोस्ट तो दिखा, पर वहां पर तो काफी गाड़ियां भी खड़ी हैं। गुल्लू ने प्रश्नवाचक मुद्रा बनाकर शेखर की तरफ देखा। हां, खड़ी तो है, लेकिन बैरियर लगाकर इन्हें रोका क्यों रखा है? चलो देखते हैं। शेखर ने चेक पोस्ट के इस तरफ ट्रक रोका ही था कि भीतर से एक पुलिस वाला हाथ में टॉर्च लिए हुए ट्रक के दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया और उसने शेखर से पूछा, कहां से आ रहे हो? शेखर, जी शहर से। पुलिस वाला, शहर से? कब चले थे? जी रात को 1 बजे। कहीं पागल तो नहीं हो गया तू? क्यों साहब, ऐसा क्यों कह रहे हैं? 50 किलोमीटर आगे तो सड़क बंद है, सभी गाड़ियां वहीं फंसी पड़ी हैं और तू कहता है कि वहां से आ रहा है। साले दारू पी है क्या? नहीं साहब, आप चाहो तो चेक कर लो, आप इस गुल्लू से पूछ लो। हम शहर से ही आ रहे हैं, सारे रास्ते सड़क भी बिल्कुल ठीक थी। अबे होश में तो है? रास्ते में पहाड़ से मलबा आ जाने की वजह से सड़क पूरी तरह से बंद, दोनों तरफ 1-1.5 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है। बाकी गाड़ियां हमने यहीं चेक पोस्ट पर रोकी हुई है। यह कैसे हो सकता है साहब? हम 7 लोग तो वहीं से आ रहे। 7 कौन? तुम तो 2 ही हो, पीछे किसी को बैठा रखा है क्या? पुलिस वाले ने खिड़की के भीतर टॉर्च चमकाई। पीछे कोई नहीं है साहब, वे 5 करीब 500 मीटर पहले उतरकर
नीचे अपने गांव चले गए। तेरा दिमाग तो ठिकाने है, वहां कौन सा गांव है बे? उस्ताद सच कह रहे हैं साहब। वे लोग उतरकर नीचे की ओर चले गए थे, बल्कि उनमें से एक ने तो यह कहकर पूरे पहाड़ी रास्ते भर खुद ही ट्रक भी चलाया कि आगे रास्ता ठीक नहीं है। कुछ नाम तो बताया होगा। उन लोगों ने अपना 3 घंटे तुम्हारे साथ जो थे, नाम तो हमने पूछा नहीं, पर वो जो एक दूसरे का नाम ले रहे थे उसके हिसाब से 2 लोगों के नाम अजय शर्मा और चंद्रमोहन थे, बाकियों के नहीं पता। अच्छा जी, तो अजय शर्मा तुम्हारे ट्रक में बैठे हुए थे। अब साहब बड़े आदमी होंगे तो होंगे, जरूरत के वक्त तो हम छोटे लोगों से भी मदद मांगनी ही पड़ती है। असल में पहाड़ी शुरू होते ही करीब 100 मीटर आगे जो मोड़ है, वहां पर उन लोगों की कार खराब हो गई थी, और क्योंकि कोई और गाड़ी वहां से गुजर नहीं रही थी तो वे हमारे ट्रक में ही यहां तक आ गए। शेखर ने सफाई देते हुए कहा। जानता भी है किसकी बात कर रहा है तू? साहब बाकी बात मैं कुछ नहीं जानता, बस जो था वो मैंने आपको जस का तस बता दिया है। अबे अजय शर्मा इस इलाके से विधायक थे। अभी 1 महीना पहले उनकी कार का उसी पहाड़ी मोड़ जो तू बता रहा है पर एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनकी और उनके 4 साथियों चंद्रमोहन, संजीव, अतुल और त्रिलोचन की मौके पर ही मौत हो गई थी। जहां तुमने उन लोगों को उतारा वहां सड़क के नीचे खड़ा पुश्ता है, फिर नीचे सीधा नदी है, वहां कोई गांव वाव नहीं है। अबे तू भूतों को ट्रक में बैठाकर यहां तक लाया है। भगवान का शुक्र मनाओ जो दोनों सही सलामत यहां तक पहुंच गए। जाने कैसे तुम्हें यहां तक छोड़ गए हैं, वरना सड़क तो अब तक बंद है। बस गांवों के बीच से एक पगडंडी गुजरती है, लेकिन उस पर तो केवल साइकिल से ही आया जाया जा सकता है। ट्रक का तो सवाल ही नहीं उठता। पुलिस वाला रोमांचित होकर कहने लगा, और उधर शेखर और गुल्लू हक्के बक्के होकर एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे, और दोनों के कानों में बुजुर्ग वाले यात्री यानी अजय शर्मा की कही हुई बात गूंज रही थी। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसे सुनकर तुम्हारे सच में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब शेखर को समझ में आया, उस आदमी ने जब शेखर के कंधे पर हाथ रखा तो उसका हाथ इतना ठंडा और अकड़ा हुआ सा क्यों था। तो दोस्तों, यह थी आज की भयानक कहानी। उम्मीद है आपने इसे पूरा सुना और यह आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया हमारे चैनल अनुराग की वाणी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आगे आप किस प्रकार की कहानियां सुनना चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।